नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और आपने हमारे चैनल पर लास्ट वीडियो देखा ही होगा जिसमें हमने एसएससी का एक महा एनालिसिस किया था जीएस से संबंधित, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जीएस के जो भी सब्जेक्ट हैं उनका एसएससी में किस प्रकार से वेटेज होता है। ठीक है, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था जितने भी टॉपिक ऐसे हैं जिनका ज़्यादा वेटेज है उनको हम यहाँ पर एक एक करके कवर करेंगे। तो आज इसका ये पहला वीडियो है जो ट्रेंडिंग टॉपिक है एसएससी के अंतर्गत, और इसके अंतर्गत ज्योग्राफी का मैंने एक टॉपिक लिया है जनगणना या फिर सेंसस 2011। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, सिर्फ एसएससी ही नहीं बल्कि अन्य जो एग्जाम होते हैं, चाहे स्टेट पीसीएस की बात करें, रेलवे की बात करें, अक्सर इस टॉपिक से हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और ये टॉपिक ऐसा है जिससे ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। मतलब ड्रेनेज सिस्टम में तो खैर बहुत सारी नदियाँ आ जाती है, ड्रेनेज सिस्टम के बाद ऐसा टॉपिक है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ना। इससे लगभग 8% क्वेश्चन देखने को मिले हैं पिछले कुछ सालों में। सबसे ज़्यादा वेटेज ड्रेनेज सिस्टम का, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने सेंसस को यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा जो ये हमारा पूरा लेक्चर होने वाला है थ्योरी प्लस एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है। तो स्टार्टिंग में हम थ्योरी डिस्कस करेंगे, बाद में जो रिसेंट 2024 और 23 और 22 में जो एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से उसको भी हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ पर बिल्कुल फ्री में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और बहुत जल्दी हमारा एप्लीकेशन भी आने वाला है, तो बाद में आपको एप्लीकेशन के थ्रू भी आप हमारी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। चलिए सीधे हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर सेंसस या फिर जो जनगणना होती है वो किसे कहते हैं, आखिर ये होती क्यों है। ठीक है, थोड़ा सा हम ये डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, किसी भी देश या फिर किसी भी क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ पर जो भी लोग रहते हैं, तो उनकी सूचना प्राप्त करना और उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन करना, इसको ही हम क्या बोलते हैं, जनगणना। अब आखिर ये काम किया क्यों जाता है, रिकॉर्ड क्यों मेंटेन किया जाता है, इनकी गिनती क्यों की जाती है, ताकि सरकार इनके लिए नीतियाँ बना सके। ये हम अभी आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार। किसी भी देश, कंट्री या फिर किसी भी क्षेत्र एरिया में रहने वाले लोगों के बारे में विधिवत रूप से सूचना प्राप्त करना और उसे अभिलेख या फिर रिकॉर्ड करना, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंसस बोलते हैं, जनगणना बोलते हैं। ठीक है, और जनगणना के बारे में एक बात जरूर याद रखिएगा कि निश्चित समय अंतराल के अंतर्गत जनगणना होती है ना। एक फिक्स टाइम होता है, जैसे कि हमारे भारत में प्रत्येक 10 ईयर के बाद, 10 ईयर के बाद में हर 10 साल में जनगणना सेंसस होती है। जैसे कि लास्ट जनगणना 2011 में हुई थी। ठीक है, अभी 2021 की सेंसस नहीं हुई है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, तो आपको पता होगा 2020 में कोविड महामारी से पूरा विश्व क्या था, ग्रसित था, और इसके चलते ही ये जो सेंसस है ये डिले हुई है। और ऐसा शायद नोटिफिकेशन आया है कि 2025 में ये कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कब डेटा आता है इसका। तो याद रखना, भारत में हर 10 वर्षों के पश्चात जो सेंसस है इसका कार्य किया जाता है। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जनगणना के जरिए कौन कौन सी जानकारी एकत्रित करते हैं, ये भी थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ से भी हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो देखिए, जनगणना के दौरान हम कौन कौन सी जानकारी एकत्रित करते हैं, जैसे कि हम नाम पूछते हैं, लिंग के बारे में पूछते हैं, मेल हैं फीमेल हैं, ठीक है, उम्र के बारे में पूछते हैं, साक्षरता के बारे में पूछते हैं, धर्म के बारे में पूछते हैं, वैवाहिक स्थिति के बारे में पूछते हैं ना, मातृभाषा के बारे में पूछते हैं। तो जितनी भी ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इन सभी के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है। ठीक है, तो याद रखना है, नाम, लिंग मेल है कि फीमेल है, ठीक है, जन्म तिथि पूछी जाती है, उम्र पूछी जाती है, साक्षरता, आपको पता ही होगा लिटरेसी रेट वगैरह आता है हर सेंसस में, है ना, आपकी भाषा कौन सी, आप कौन सी भाषा बोलते हैं, आप किस धर्म से हैं, धर्म से संबंधित आंकड़े भी आते हैं और यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं ना, वैवाहिक स्थिति, आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की सारी जानकारियाँ जो हैं वो सेंसस के दौरान एकत्रित की जाती हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। आगे हम बात कर लेते हैं, आखिर जनगणना जो सेंसस है ये महत्वपूर्ण क्यों है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों सरकार इतना खर्च करती है और इतना बड़ा कार्यक्रम चलाती है, तो कुछ ना कुछ इसका महत्व तो होगा। ठीक है, तो देखिए, जनगणना का महत्व इसलिए है, जैसे कि आपको पता होगा, जो हम लोग होते हैं, आम जनता होती है, ये सरकार को चुनती है ना, सरकार को चुनती है, सरकार बनाती है, और फिर सरकार जो होते हैं, इनके प्रतिनिधि जो होते हैं, वो हम लोगों के लिए ही काम करते हैं। लोग काम कैसे करते हैं, वो नीतियाँ बनाते हैं, ठीक है, बहुत सारी योजनाएं लाते हैं, है ना, योजनाएं लाते हैं जो हम आम लोगों के लिए ही क्या होती हैं, बेनिफिट, मतलब जो ये योजनाएं होती हैं हम आम लोगों को ही क्या देती हैं, बेनिफिट होती हैं। तो ये नीतियाँ बनाने के लिए, योजनाएं बनाने के लिए सरकार के पास कुछ डेटा होना जरूरी है। ठीक है, कि कितने लोग
किस धर्म के हैं, ठीक है, साक्षरता कितनी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल माइनॉरिटी जो हैं, ठीक है, उनकी संख्या कितनी है, तो ताकि उनके लिए कुछ योजना ला सकें, गरीब कितने हैं, ठीक है, ताकि उनके लिए कोई योजना बना सकें। तो इस प्रकार से जो अलग अलग सरकार के द्वारा योजनाएं बनाई जाती हैं, है ना, अपने कर्तव्य का निर्वहन किया जाता है, कल्याणकारी नीतियाँ योजनाएं बनाई जाती हैं, तो इसके लिए जो डेटा चाहिए होता है वो हमें जनगणना से ही मिलता है। इसके चलते जनगणना बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो लोक प्रशासन होता है ना, चाहे आप लोकसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें, पंचायत चुनाव की बात करें, तो इसमें जो सीटों का बंटवारा होता है ना, तो जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही किस राज्य में कितनी जनसंख्या है, उस आधार पर ही ये पूरा जो सीटें वगैरह होती हैं इसका बंटवारा होता है ना। तो लोक प्रशासन के लिए भी ये जरूरी है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए, सरकार देश की जनता द्वारा बनाई जाती है और सरकार अपना कर्तव्य निर्वहन करते हुए देश की जनता के लिए कल्याणकारी नीतियां योजनाएं बनाती है, जिसके लिए बार बार इन आंकड़ों की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ जो जनगणना के आंकड़े होते हैं प्रभावी और सफल लोक प्रशासन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि लोकसभा, विधानसभा, पंचायत चुनाव, सीटों का बंटवारा, है ना। जैसे कि आपको पता होगा इन चुनावों में जो सीटों का बंटवारा होता है ना, वो जनसंख्या के आधार पर ही होता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें कहाँ पर हैं, तो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जनसंख्या, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो जनसंख्या के आधार पर ही ये पूरा बंटवारा होता है, तो इसके चलते भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जनगणना के आधार पर ही बेघर लोगों के रहने की या फिर घर की व्यवस्था की जाती है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं। अगला लास्ट पॉइंट है, फिर हम यहाँ पर डेटा में आएंगे। जनगणना रिपोर्ट से आखिर हमें पता क्या चलता है, ठीक है। तो जनगणना जब भी होती है या फिर सेंसस जब भी होती है, तो इससे हमें जनसंख्या का पता चलता है कि भारत की पॉपुलेशन कितनी है, सेक्स रेशो का पता चलता है, साक्षरता दर का पता चलता है, कितने कौन कौन से धर्म के कितने लोग हैं, उनकी कितनी जनसंख्या है, इस बारे में पता चलता है। पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व का पता चलता है, ठीक है। शिक्षा के बारे में पता चलता है, भाषा के बारे में पता चलता है। तो ये सभी डेटा जो हैं हमारे सामने आते हैं सेंसस के बाद में। इसी के चलते जो सेंसस या फिर जनगणना है ये काफ़ी ज़्यादा महत्व रखती है, ठीक है। तो जनसंख्या, लिंगानुपात, लिटरेसी रेट, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी, धर्म की संख्या, शिक्षा दर, भाषा, तो इन सभी के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसी के चलते जो सेंसस या फिर जनगणना है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। चलिए अब हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस करते हैं जनगणना से संबंधित, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम जनगणना की पूरी प्रक्रिया को यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, भारत में जनसंख्या जनगणना की योजना और अधिसूचना भारत सरकार द्वारा जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत बनाई गई है, ठीक है। जो भी ये सारे नियम बनाए गए हैं, ये जनगणना अधिनियम 1948 या फिर 1948 के तहत बनाए गए हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि भारत में जो जनसंख्या जनगणना होती है ना, इसकी अधिसूचना के अंतर्गत जो भी जारी की जाती है वो किस अधिनियम के तहत की जाती है, तो ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा यह संविधान के आर्टिकल 246 के अनुसार संघ का विषय है ना। मतलब ये जो पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है ये संघ या फिर केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित किया जाता है, ठीक है। सेंट्रल की जो गवर्नमेंट होती है, केंद्र सरकार होती है, इसका ही ये पूरा विषय है जो कि राज्य सरकार के सहयोग से किया जाता है, ठीक है। संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रम संख्या 69 में सूचीबद्ध है ना। अब देखिए, ये टॉपिक ऐसा है, जब मैं प्रीवियस ईयर इसके क्वेश्चन देख रहा था तो बहुत ही डीप में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो हर एक पॉइंट को बहुत बारीकी से आपको पढ़ना है इस टॉपिक को, क्योंकि काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है ये और अक्सर यहाँ से अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस अनुसूची के किस क्रम संख्या में ये सूचीबद्ध है, ठीक है। तो 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 में ये सूचीबद्ध है और आर्टिकल कौन सा है, 246 है, आपको याद रखना है। अगला है, भारत की जनगणना की पूरी गतिविधियां गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के निर्देशों और मार्गदर्शन के तहत निष्पादित की जाती हैं, ठीक है। जनगणना की जो भी पूरी कार्यवाही होती है, गतिविधि होती है, यह गृह मंत्रालय के अधीन होती है। पहला पॉइंट तो ये इंपॉर्टेंट है ना, कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि इसका जो एक प्रकार से हेड होता है वो कौन होता है, तो महापंजीयक और जनगणना आयुक्त, ठीक है। इसके ही दिशा निर्देशों पर ये पूरा कार्य जो है ये निष्पादित किया जाता है। अगला पॉइंट है, यह कार्य सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के प्रशासनिक समर्थन और सहयोग से किया जाता है, ठीक है। अब देखो, काम तो पूरा कौन करती है, केंद्र सरकार करती है ना, संघ सरकार जो होती है वो करती है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि पूरा काम संघ सरकार ही कर लेगी, इसमें सहयोग लगेगा, है ना।
तो किसका सहयोग? पूरा जो राज्यों का सहयोग है और यूनियन टेरिटरी का सहयोग है, जो राज्यों और यूनियन टेरिटरी का प्रशासन है उसके सहयोग से ये जो पूरा कार्यक्रम है ये संचालित किया जाता है। अगला है, प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जनगणना संचालन निदेशकों के नेतृत्व में क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में जनगणना गतिविधियों का संचालन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो हर एक राज्य में, यूनियन टेरिटरी में इनके क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं और इससे संबंधित ये पूरी गतिविधियों का संचालन करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, फैक्ट हैं जो आपको याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। अगला पॉइंट है कि ब्रिटिश काल में सबसे पहले 1824 के समय पर इलाहाबाद शहर में और 1927-28 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनारस शहर में जनगणना की गई थी। ठीक है, अब अक्सर आप पढ़ते होगे 1881, ठीक है, 1881 में सबसे पहले जनगणना हुई थी। ठीक है, या फिर 1872 में म्यो के टाइम पे पहले जनगणना हुई थी, प्रॉपर तरीके से 81 से हुई थी रेपन के टाइम पर, है ना। लेकिन उससे पहले भी कुछ डेटा आपको याद रखना है कि ब्रिटिश समय में सबसे पहले 1824, ये ईयर काफ़ी महत्वपूर्ण है, इलाहाबाद शहर में, ठीक है, एक शहर में, इलाहाबाद शहर में जनगणना हुई थी और 27-28 में जेम्स प्रिंसेप के समय में बनारस शहर की जनगणना की गई थी। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इलाहाबाद शहर की जनगणना कब की गई थी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं, आपको याद रखना है। अगर अगला पॉइंट है, किसी भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में हेनरी वॉल्टर के द्वारा ढाका में हुई थी। ठीक है, किसी भी शहर की पूर्ण जनगणना 1830 में किसके टाइम पे की गई थी? हेनरी वॉल्टर के द्वारा की गई थी या फिर इसके टाइम में की गई थी। अगला पॉइंट है, ब्रिटिश सरकार के समय 1872 में वायसराय लॉर्ड म्यो के अधीन पहली बार जनगणना कराई गई। ठीक है, अब ये तो आपने पॉइंट पढ़ा होगा, काफ़ी फेवरेट फैक्ट है, अक्सर एग्जाम में भी क्वेश्चन आता रहता है कि 1872 में जो लॉर्ड म्यो थे, तो इनके टाइम पर पहली बार पूरा जो हमारा देश है उसमें जनगणना कराई गई थी, आपको याद रखना है। और 1981 में, है ना, नियमित जनगणना, मतलब आप देख रहे होगे पूर्ण रूप से पूरे भारत में, और 1881 के बाद से हर 10 वर्षों में लगातार हमारे देश में जनगणना हो रही है। मतलब 91, फिर आप देखोगे 1901, है ना, 1911, फिर 1921, लगातार अभी तक 2011 तक लगातार 1881 से हमारे देश में जनगणना नियमित रूप से हो रही। तो एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि हमारे देश में पहली नियमित जनगणना कब की गई थी? तो 1881 में की गई थी। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड रिपन थे। ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो भारत के जनगणना आयुक्त द्वारा कराई गई थी। उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो WC प्लोडन थे। ये बात भी आपको याद रखना है। तो ये चारों जो फैक्ट लिखे हैं ना, अलग अलग तरीके से एग्जाम में आ सकते हैं। हर एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल देखिए कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, एग्जाम का स्तर काफ़ी बढ़ गया। अब डायरेक्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन नहीं आते हैं ना, थोड़ा सा डेप्थ में क्वेश्चन आते हैं। तो हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी जो सेंसेस है, जनगणना टॉपिक है, इससे वैसे भी बहुत अलग अलग तरीके के बहुत ही डेप्थ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान से आपको ये सारे फैक्ट पढ़ने हैं। अगला है, भारत में हर 10 वर्षों के अंतराल के पश्चात जनगणना होती है। ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, हर 10 वर्षों के पश्चात जनगणना का आयोजन किया जाता है। आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी। अभी 2001 का इसका डेटा नहीं आया है। ठीक है, अब आ जाएगा इसका, तो हम उस नए डेटा को भी डिस्कस करेंगे। कोविड के कारण आपको याद रखना है ये जनगणना डिले की गई थी। आगे बात कर लेते हैं, कुछ अन्य तथ्य भी हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि भारत की जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू हुई। इसके अलावा नियमित रूप से 1881 से चालू की गई थी। ठीक है, और इस समय भी कौन थे? WC प्लोडन भारत के जनगणना आयुक्त थे। आगे बात कर लेते हैं, विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन को जाता है। ये फैक्ट भी काफ़ी फेमस है एग्जाम में आने के लिए। तो विश्व में सबसे पहले जनगणना का श्रेय किसको दिया जाता है? मतलब वैश्विक स्तर पर सबसे पहले जनगणना किस देश ने कराई? तो स्वीडन ने कराई 1749 में, है ना। अगला पॉइंट है, जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, जिसका उच्चतम अधिकारी महापंजीयक और जनगणना आयुक्त होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको डिस्कस कराया था कि पूरा ये कार्यक्रम गृह मंत्रालय के अधीन होता है और इसका उच्चतम अधिकारी कौन होता है? महापंजीयक और जनगणना आयुक्त होता है। ठीक है, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, यह देश भर के जनगणना संबंधी कार्यों का जो भी कार्यक्रम होता है इसका निर्देशन एक प्रकार से करता है। ठीक है, जो 2011 की सेंसस हुई थी या फिर जनगणना हुई थी, इसमें जनगणना आयुक्त कौन थे? तो C चंद्रमौली थे, इनका नाम याद रख लेना। और इनके द्वारा ही राष्ट्र को समर्पित भारत की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना कराई गई थी और 1 मई 2010 को ये आरंभ हुई थी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आता है कि 2011 की जो सेंसस थी ये हमारे भारत की कौन सी जनगणना थी? तो 15वीं जनगणना थी, आपको याद रखना है ना। कौन सी जनगणना थी? 15वीं नंबर की जनगणना थी।
और इसका काम कब से स्टार्ट हुआ था? 2010 से हुआ था। जनगणना आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली थे। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। 2011 की जो 15वीं जनगणना थी ये स्वतंत्र भारत की 7वीं थी। ठीक है, अब देखिए यदि आप 1881 से देखेंगे, ठीक है, तो ये कौन सी जन नंबर की जनगणना थी? 15वीं थी। और यदि आप आज़ादी से देखेंगे 1951 से देखेंगे तो ये 7वीं जनगणना थी। तो दोनों ही तथ्य काफ़ी महत्वपूर्ण है, दोनों आपको ध्यान से याद रखना है। ठीक है, 7वीं और 15वीं। अगला पॉइंट है जनगणना आकलन संबंधी जो रिपोर्ट है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो भारत है अभी इसमें सबसे ज़्यादा युवा हैं। मतलब आप देखोगे एवरेज 30 के आसपास के लोग अभी सबसे ज़्यादा भारत में है ना। मतलब अब तो ये ज़्यादा हो गई होगी एवरेज, लेकिन याद रखना है ऐसा माना गया था कि 2020 में भारतीयों की औसत उम्र कितनी होगी? 29 वर्ष होगी, है ना। तो सबसे युवा देश एक प्रकार से भारत है, ये जनगणना आकलन रिपोर्ट में बताया गया था। इसके अलावा एक और फैक्ट है, 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5 है, और 144 करोड़ जनसंख्या लगभग वर्तमान में हो चुकी है। ठीक है, देखो 2011 के यदि हम डेटा की बात करें तो इसके अनुसार लगभग 121 करोड़ जनसंख्या हमारे भारत में है। ठीक है, ये कब का डेटा है? ये 2011 का डेटा है ना। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। हाल ही की यदि हम बात करें तो अभी हमारी जनसंख्या 144 करोड़ प्लस हो गई है। हाल ही में एक रिपोर्ट भी आई थी, UNFPA, है ना, यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है, इसके द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई थी और इसके अनुसार जो भारत की जनसंख्या है वो उसने 144 करोड़ प्लस या फिर 144 करोड़ का डेटा क्रॉस कर लिया है ना। और हमने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, हालांकि वो सेकेंडरी डेटा है, अभी मैं आपको बताऊंगा सेकेंडरी डेटा क्या होता है, प्राइमरी डेटा क्या होता है, लेकिन आपको याद रखना है कि 144 करोड़ जनसंख्या हमारी हो चुकी है। आगे बात कर लेते हैं। 2001 से 11 के बीच में भारत की जो जनसंख्या है इसमें 10 की वृद्धि दर कितनी रही? देखिए 2001 में कुछ जनसंख्या होगी और 2011 में कुछ जनसंख्या होगी। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि 2011 की सेंसस में हमारी जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़ थी। ठीक है, और वर्तमान में लगभग 144 करोड़ है। तो हमेशा ऐसा होता है कि जनसंख्या बढ़ती ही है, जनसंख्या कम तो होती नहीं है। तो 2001 से 11 के बीच में जनसंख्या आखिर कितनी बढ़ी? तो 17.5 है ना, 7% की बढ़ोतरी हमें देखने को मिली थी। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण डेटा है जहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। अगला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.2, जबकि ग्रामीण संख्या कितनी? 68.8% थी। ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग भारत की नगरीय जनसंख्या कितनी है या फिर ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। तो नगरीय कितनी है? 31.2, और ग्रामीण कितनी है? तो 68.8% है ना। तो ये डेटा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। 5वीं जनगणना के बारे में कुछ तथ्य हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये 5वीं जो जनगणना है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए महत्वपूर्ण क्यों है। 1911 से लेकर के, ठीक है, 1921 का जो दशक था, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम द ग्रेट डिवाइड के नाम से जानते हैं। द ग्रेट डिवाइड के नाम से इसको हम जानते हैं। इसका मतलब क्या है? इसको हम महान विभाजक वर्ष भी बोलते हैं, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा दशक था जब हमारे देश में नेगेटिव जनसंख्या वृद्धि देखने को मिली थी। मतलब जनसंख्या कम हो गई थी। क्यों कम हो गई थी? क्योंकि इस समय 1918 के समय, है ना, फ्लू महामारी का प्रकोप आया था और जिसके चलते लगभग 12 मिलियन जनसंख्या जो थी उनकी डेथ हो गई थी, और इसके चलते 12 मिलियन जनसंख्या कम हो गई थी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं द ग्रेट डिवाइड। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ऐसा एकमात्र कौन सा दशक था जब जनसंख्या वृद्धि दर में नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली? ठीक है, तो 1911 से 1921 का जो ये दशक था ये एकमात्र ऐसा दशक रहा है जिसमें 0.31%, ये भी आपको याद रखना है कि नेगेटिव, है ना, नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली। इसके अलावा यह वह दशक था जब 1918 में फ्लू महामारी का प्रकोप फैला था और 12 मिलियन लोगों की डेथ हो गई थी, और इसके चलते ही नेगेटिव वृद्धि हमें देखने को मिली थी। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण डेटा है, दिमाग में आपको रखना है। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसको हम क्या बोलते हैं? द ग्रेट डिवाइड कह सकते हैं। आपको याद रखना है, यहाँ से ऐसा क्वेश्चन आता है कि द ग्रेट डिवाइड किस दशक को बोला जाता है? तो 1911 से 21 के दशक को द ग्रेट डिवाइड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैंने आपको बताए हैं, दिमाग में रखिएगा। अब हम कुछ और डेटा हम देख लेते हैं जो सेंसस 2011 से संबंधित महत्वपूर्ण है। ठीक है,
तो देखिए जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन से ईयर में कितनी वृद्धि हमें देखने को मिली है। ठीक है, 1951 से 61 में आप देखोगे तो 21.64% की वृद्धि देखने को मिली थी। ठीक है, और सबसे अधिक वृद्धि कब देखने को मिली तो 71 से 81 का जो दशक था इस समय। चलिए अगला तथ्य हम देख लेते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर जो दशकों के अनुसार बढ़ी है वो किस साल में कितनी है। ठीक है, तो आपको याद रखना 1951 से 61 के समय में लगभग 21.6% की वृद्धि देखने को मिली थी, है ना। अब यहाँ पर मेन तथ्य जो आपको याद रखना है वो ये वाला है। ठीक है, कि 61 से 71 के समय पर अभी तक की सबसे बड़ी वृद्धि दर हमें देखने को मिली है, जब लगभग 24.80 या फिर लगभग आप बोल सकते हो, है ना, लगभग 25% के आसपास वृद्धि देखने को मिली। मतलब 1/4 जनसंख्या हमारी बढ़ गई, है ना। तो 1961 से 71 का समय था जब सबसे अधिक वृद्धि दर देखने को मिली, है ना। जैसे अभी मैंने आपको बताया था 2001 से 11 के बीच में 70.64% बढ़ी थी, उसी प्रकार से अभी तक सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वृद्धि देखने को मिली है वो 1961 से 71 के बीच में हमें देखने को मिली है। तो ये वाला जो तथ्य है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए इसके अलावा अलग अलग ईयर के ग्रोथ यहाँ पर लिखी हुई है, तो आपको देखिए दो ग्रोथ याद रखना है। एक तो 2001 से, ठीक है, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ कि 2001 से 11 वाला आप ये याद रख लीजिए, है ना। और दूसरा वाला 61 से 71 वाला याद रख लीजिए जब सबसे अधिक वृद्धि देखने को मिली, और एक बार जो नेगेटिव वृद्धि देखने को मिली 2011 से 21 वाला। तो ये 3 ईयर याद रख लीजिए, इन 3 ईयर की जो दशकीय वृद्धि दर है ये दिमाग में आप रख लीजिए, इससे आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, इस दशक में भारत की जनसंख्या लगभग 13.3 करोड़ बढ़ी थी। इस वृद्धि के पीछे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, मृत्यु दर में कमी और उच्च जन्म दर प्रमुख कारण था। ठीक है, तो ये सारे तथ्य आपको याद रखना है। यह आपको 61 से 71 कर लेना है ना, 61 से 71 कर लेना है। ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। आगे बात कर लेते हैं 2011 की सेंसस के अनुसार वर्तमान में भारत की जनसंख्या के प्रमुख आंकड़े एक बार हम देख लेते हैं कि किस राज्य की कितनी जनसंख्या रही थी 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कुल जनसंख्या आपको पता ही होगा 121 करोड़ के आसपास थी, है ना। एग्जैक्ट आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, 121 करोड़ थोड़ा सा आप दिमाग में रख लीजिए, जिसमें से 51.54% पुरुष थे और 48.46% महिलाएं थे। ठीक है, ये मेल हैं और ये फीमेल हैं। तो इनका आप डेटा तो याद मत रखिए, लेकिन परसेंटेज जरूर याद रख लीजिए, है ना, कि लगभग 51.5% पुरुष और 48.5 या फिर 40.5% या फिर 48.46% महिलाएं थी। ठीक है, तो ये परसेंटेज इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर ये डेटा इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या वृद्धि मैंने आपको बताई ही थी 70.7% के आसपास थी, है ना। और एक और पॉइंट याद रख लीजिए, थोड़ा सा दिमाग में बस रख लीजिए कि 2001 में कितनी थी। 2001 में लगभग 102.87 लगभग 103 करोड़ जनसंख्या थी, और 121 करोड़ कब थी 2011 में थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्या दिमाग में रख लीजिए कि हो सकता हो कभी 2001 का भी पूछ ले, तो ये दिमाग में रखना है। इसके अलावा हाल ही में मैंने अभी आपको बताया ही है कि UNFPA के मुताबिक 144.17 करोड़ जनसंख्या हमारी हो चुकी है और हमने चीन को क्रॉस कर दिया है। ठीक है, तो ये पूरा सेकेंडरी डेटा है, आपको याद रखना है। प्राइमरी डेटा किसको बोलेंगे, जब हमारे पास 2021 की सेंसस का डेटा होगा तब हम उसको ऑथेंटिक मानेंगे। अभी ये सेकेंडरी डेटा के आधार पर बताया गया है कि हमारी जनसंख्या ने चीन को क्रॉस कर लिया है। आगे बात कर लेते हैं जनसंख्या के आधार पर राज्यों की स्थिति एक बार हम देख लेते हैं। तो आपको पता ही होगा उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या थी, लगभग 20 करोड़ के आसपास, है ना, लगभग 20 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी, है ना। राउंड फिगर में आप याद कर सकते हैं, एग्जैक्ट याद करने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड पर महाराष्ट्र था, लगभग 11.23 करोड़। थर्ड पर बिहार था 10.38 करोड़। पश्चिम बंगाल चौथे नंबर पर था, और फिर आंध्र प्रदेश था। चूंकि उस समय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक साथ थे, है ना। 2014 में तेलंगाना अलग हुआ है, तो इसके साथ में पॉपुलेशन है, आपको याद रखना है। तो कम से कम 3-4 राज्य आप जरूर याद रखिए, है ना। यहाँ से क्वेश्चन आते हो। सबसे कम पॉपुलेशन किसकी थी, तो सबसे कम पॉपुलेशन थी सिक्किम की, 0.06 करोड़ सबसे कम देश में जनसंख्या सिक्किम की थी। ठीक है, तो ये वाली बात भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। साक्षरता दर एक बार हम देखते हैं। लिटरेसी रेट हमेशा यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आपको पता होगा हमेशा ऐसे ही जो केरल राज्य है ना, केरल राज्य की साक्षरता हमेशा से अधिक रही है हमारे देश में। और साक्षरता दर की यदि हम बात करें तो 74.04%, ठीक है, साक्षरता दर हमारे भारत के देखने को मिली है 2011 की सेंसस में। और 2001 से यदि आप इसको कंपेयर करोगे तो 8.66% की वृद्धि देखने को मिली है। तो ऐसे तथ्य भी एग्जाम में आ जाते हैं, आपको याद रखना है।
पुरुष साक्षरता की बात करेंगे तो 82.14% है और महिला साक्षरता की बात करेंगे तो 65.46% हमें देखने को मिली है। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग में ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा राज्यों की बात करें तो केरल में सबसे अधिक साक्षरता है। ठीक है, 94% साक्षरता है केरल की। फिर लक्षद्वीप आ जाता है जिसकी 91.85% है। मिजोरम की 91.33% है। अब देखिए यहाँ पे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो यूटी होती हैं, यूनियन टेरिटरी या फिर केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेशों में किस यूटी की सबसे ज़्यादा साक्षरता है, तो लक्षद्वीप की है, आपको याद रखना है। इसके बाद त्रिपुरा और गोवा आते हैं। सबसे कम की यदि हम बात करें तो बिहार राज्य ऐसा है जिसकी सबसे कम न्यूनतम साक्षरता है। ठीक है, 61.80% के साथ बिहार भारत का सबसे कम लिटरेसी रेट या फिर साक्षरता दर वाला राज्य है, आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट वीडियो से मैं कोशिश करूंगा कि अधिकतर जो टर्म्स हैं उसको मैं इंग्लिश में भी रखूं। इस वाले लेक्चर में मैंने ज़्यादा टर्म्स रखे नहीं हैं इंग्लिश वाले, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, लेकिन मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तो इंग्लिश वाले मीडियम में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें। अगले लेक्चर्स में पूरी कोशिश करूँगा कि इंग्लिश के टर्म भी यहाँ पर जोड़ दूँ। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं लिंगानुपात की, सेक्स रेशो है ना, इसको हम बोलते हैं सेक्स रेशियो। ठीक है, मतलब कितने पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, 1000 पुरुष यदि हैं तो उनके सामने कितनी फीमेल हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो 2011 के यदि आप लिंगानुपात की बात करेंगे तो 943 है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते रहे हैं। तो आपको पता होगा साक्षरता दर और लिटरेसी रेट। अब आपको पता होगा यदि साक्षरता किसी राज्य की ज़्यादा है तो उसका सेक्स रेशो भी अच्छा ही होगा, है ना, क्योंकि सेक्स रेशो का सीधा संबंध किससे है, पढ़ाई लिखाई से है। आप कितने पढ़े लिखे हैं, है ना, तो इससे कहीं ना कहीं संबंध है, आपको याद रखना है। तो 1084 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों में, मतलब इसका मतलब सीधा सा है, केरल में यदि 1000 मेल हैं तो उसके सामने 1084 क्या है, फीमेल है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है। महिलाओं की संख्या 1000 पुरुषों में जितनी अधिक होगी उतना अच्छा सेक्स रेशो माना जाएगा। सेकेंड नंबर पर पुदुचेरी है जहाँ का 1037 है। ठीक है, तमिलनाडु का 996 है, आंध्र प्रदेश का 993 है, तेलंगाना को मिला करके, छत्तीसगढ़ का 991 है और हरियाणा का सबसे कम है। ठीक है, हरियाणा का सबसे कम है, तो ये भी आपको याद रखना है, 877। मात्र हरियाणा में 1000 पुरुषों में 877 महिलाएं ही हैं, तो यहाँ का क्या है, सबसे कम है। ठीक है, तो एक सबसे कम वाला भी दिमाग में रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। जो बाल लिंगानुपात है ना, मतलब बच्चों का जो सेक्स रेशो है, 0 से 6 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं इनका सेक्स रेशो भी एक बार हम देख लेते हैं। तो बाल लिंगानुपात हमारे यहाँ पर 919 देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, काफ़ी कम है ये। और यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे अधिक कहाँ का है, मिजोरम का है, 997 है। ठीक है, सबसे अधिक। सेकंड पर मणिपुर है, फिर मेघालय है और फिर केरल आता है। जबकि यहाँ पर भी हरियाणा सबसे नीचे है, 834, मात्र 834 लिंगानुपात है यहाँ का, है ना। बच्चों का जो सेक्स रेशो है ये सबसे कम कहाँ पर है, हरियाणा के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी ये PDF आपको मिल ही जाएगी, तो आप अच्छे से हर एक डेटा को याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं जनसंख्या घनत्व के आधार पर राज्यों की स्थिति, है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब यह है पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग कहाँ पर किस राज्य में निवास करते हैं, है ना। मतलब यदि कोई राज्य छोटा है एरिया में और वहाँ की जनसंख्या अधिक है तो वहाँ का जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये मैंने 2 राज्य बनाए, एक राज्य ये है और एक राज्य ये है ना, दोनों का क्षेत्रफल क्या है, सेम है। अब यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं ना, यहाँ पर ये लोग हैं, यहाँ पर ये इतने लोग हैं, तो कहाँ का घनत्व ज़्यादा होगा, यहाँ का घनत्व ज़्यादा होगा, है ना। ए का घनत्व ज़्यादा होगा और बी का घनत्व क्या होगा, कम होगा, क्योंकि यहाँ पर लोग कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, जबकि क्षेत्रफल सेम है। ठीक है, तो ये होता है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो यदि आप भारत का जनसंख्या घनत्व देखोगे तो 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में भारत में 382 लोग रहते हैं। ठीक है, अब चूंकि हमारे देश की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है ना, मतलब पॉपुलेशन में तो हम सेकंड पर आते हैं और एरिया में हम 7th नंबर पर आते हैं। ठीक है, तो इसके चलते हमारी जो जनसंख्या घनत्व है वो काफ़ी क्या है, ज़्यादा है ना। अब कमेंट मत करना कि हम फर्स्ट नंबर पर आ गए हैं पॉपुलेशन, है ना, अभी हम सेकंड नंबर पर ही हैं। जब 2021 की सेंसस का डेटा आ जाएगा और उसके अकॉर्डिंग यदि हम चीन की जनसंख्या को क्रॉस करते हैं, उस समय हम मानेंगे कि हम प्रथम नंबर पर आ चुके हैं। इसके अलावा 2011 का कितना था, तो 324 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, है ना। अब ये हमेशा बढ़ता ही रहेगा, क्यों, क्योंकि लगातार हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, क्षेत्रफल तो उतना ही है लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी हमारी लगातार बढ़ेगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ की है, तो दिल्ली। जो भी महानगर होते हैं आपको पता होगा, लोग रोजगार की
लिए, शिक्षा के लिए, हेल्थ के लिए बड़े शहरों की ओर प्रवास करते हैं ना। और इसके चलते ही जो बड़े शहर होते हैं, महानगर होते हैं, यहाँ पर आप देखोगे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। उनके पास क्षेत्रफल तो उतना ही है, लेकिन लगातार लोग आकर के क्या हो रहे हैं, बसते जा रहे हैं, जिसके चलते उनका जनसंख्या घनत्व तो बहुत बढ़ जाता है। तो आप दिल्ली को देखोगे तो 11,297 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर निवास करते हैं, और अब तो ये काफ़ी ज़्यादा हो चुका होगा। सेकंड नंबर पर चंडीगढ़ है, फिर पुडुचेरी है, बिहार है। ठीक है, राज्यों में आप देखोगे तो बिहार का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है ना, तो ये दिमाग में रख लेना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये यूनियन टेरिटरी है। फिर वेस्ट बंगाल सेकंड नंबर पर आता है, और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है। अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, तो ये सबसे कम वाला है, और सबसे ज़्यादा वाले 2-3 आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, अक्सर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन हमें देखने को मिलते रहते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति जो SC होती हैं, शेड्यूल कास्ट है ना, इसकी जनसंख्या लगभग 16,66,35,700 है, मतलब 16.2% है। ये इंपॉर्टेंट है ना, इसका ये डाटा याद रखो कि टोटल 100% जो हमारी पॉपुलेशन है, इसमें से 16.2% कौन है, SC हैं, शेड्यूल कास्ट है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा SC की जो जनसंख्या है, शेड्यूल कास्ट की जो जनसंख्या है, वो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा SC पॉपुलेशन है, आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा SC जनसंख्या परसेंटेज में कहाँ पर है, तो परसेंटेज में सबसे ज़्यादा है पंजाब में। ठीक है, तो याद रखना है, पॉपुलेशन वाइज सबसे ज़्यादा SC पॉपुलेशन वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, और परसेंटेज में पंजाब है। इसके अलावा राज्यों में यदि आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश टॉप पर है। ठीक है, फिर पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान, कम से कम 3-4 राज्य दिमाग में याद रखिए। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति वाले राज्य हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अनुसूचित जनजाति की। ठीक है, अनुसूचित जनजाति मतलब ST, शेड्यूल ट्राइब इनको हम बोलते हैं, और इसकी जनसंख्या लगभग 8 करोड़ या फिर 8.5 करोड़ या फिर 8.2% के आसपास है। ठीक है, जनसंख्या की बात करेंगे तो आप 8.5 करोड़ याद रख सकते हैं। ठीक है, और परसेंटेज में याद रखोगे तो 8.2% जो पॉपुलेशन है वो किसकी है, वो हमारे यहाँ ST की है। ठीक है, तो ये भी याद रखना, ये डेटा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें मैं सर्कल मार रहा हूँ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण डेटा है, तो दिमाग में याद रखना। सबसे ज़्यादा ST जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है, याद रखना। पॉपुलेशन के हिसाब से आप राज्यों की यदि आप बात करेंगे, जनसंख्या के अनुसार यदि आप राज्यों की बात करेंगे, तो मध्य प्रदेश यहाँ पर टॉप पर आता है। और सबसे ज़्यादा ST जनसंख्या परसेंटेज में यदि आप बात करोगे तो यहाँ पर लक्षद्वीप आता है ना, मतलब UT की यदि हम बात करें तो लक्षद्वीप यहाँ पर आता है। इसके अलावा कुछ राज्य देख लीजिए, मध्य प्रदेश में लगभग 21% जनसंख्या ST की है। फिर महाराष्ट्र जाता है, 9.4% है। उड़ीसा थर्ड पर आता है, यहाँ पर 22% है ना, लेकिन जनसंख्या में आप देखोगे तो ये टॉप पर है मध्य प्रदेश, है ना। और परसेंटेज में यहाँ पर आप देखोगे और भी राज्य हैं, जैसे कि झारखंड में बहुत ज़्यादा है, छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो फिलहाल आप हर एक डेटा को याद करने की आवश्यकता नहीं है, याद होता भी नहीं है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन के अनुसार ये डेटा है, ये दिमाग में आपको रखना है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हमारे भारत में शहरी और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। तो ग्रामीण जनसंख्या 68.84 है, और शहरी जनसंख्या कितनी है, 31.16 है। ठीक है, तो बच्चों जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कराए हैं। ठीक है, इसके अलावा ये PDF तो आपको मिल ही जाएगी। इसके अलावा मैं आपको एक और PDF दूंगा जिसमें आपको कुछ और डिटेल में तथ्य कंटेंट मिल जाएगा, तो वो दोनों PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि बहुत बारीकी से क्वेश्चन भी इस टॉपिक से देखने को मिल जाते हैं। तो चूंकि ये SSC का काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है, और SSC नहीं कुछ अन्य भी एग्जाम जो हैं, रेलवे हो गया, स्टेट PCS, हर एक एग्जाम में यहाँ से काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन आते हैं, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए अब प्रीवियस ईयर में जो कुछ MCQs PYQs आए हैं उनको भी एक बार हम जरा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, पहला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के अधिकांश लोग खालिस्तान से खालिस्तान राज्यों में प्रवास किए, है ना। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखिए एक ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ये थोड़ा सा कॉमन सेंस वाले भी होते हैं ना, हर एक तथ्यों को आप दिमाग में नहीं रख सकते। तो आप देखोगे, ये देखिए 2024 SSC CHSL फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको पता होगा जो बिहार राज्य है ना, बिहार राज्य है, UP राज्य है, ये एक ऐसे राज्य हैं जो, जैसे कि UP की बात करें तो यहाँ पर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, है ना। और बिहार में भी आप देखोगे काफ़ी पिछड़ा राज्य है, लिटरेसी रेट काफ़ी कम है, हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य ऐसे हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा लोग, ठीक है, जो प्रवास करते हैं ना। अब ये प्रवास कई कारणों से हो सकता है, रोजगार की तलाश में भी हो सकता है ना, शिक्षा की
तलाश में भी हो सकता है, मेडिकल या फिर जो हेल्थ होती है उसके लिए भी हो सकता है ना, मतलब सबसे ज़्यादा और ख़ासतौर पर सबसे ज़्यादा जो प्रवास होता है वो रोजगार की तलाश में ही हमारे यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य संघ शासित प्रदेश में साक्षरता 90% से अधिक रही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम, है ना। मिजोरम की जो लिटरेसी रेट है ये 90% से अधिक रहा है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि केरल राज्य जो है ये एक ऐसा राज्य है जिसकी साक्षरता या फिर लिटरेसी हमारे भारत में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये भी देखिए एसएससी सीजीएल 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश या फिर यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी में कितना लिंगानुपात हमें देखने को मिला है या फिर सेक्स रेशो देखने को मिला है। ठीक है, तो पुडुचेरी की यदि हम बात करें तो यहाँ का जो सेक्स रेशो है वो 1037 है, मतलब यहाँ पर 1000 पुरुषों में 1037 महिलाएं हैं, 37 महिलाएं अधिक है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसके अलावा कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत का जो लिंगानुपात है वो कितना है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, देखिए ये भी क्वेश्चन जो है ये 2024 सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ है एसएससी सीएचएसएल में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य या फिर यूटी में लिंगानुपात सबसे कम है। तो मैंने आपको बताया ही था कि हरियाणा जो राज्य है इसका जो लिंगानुपात है ये सबसे कम है हमारे भारत में राज्यों में, आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात वाला। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हरियाणा का आखिर लिंगानुपात कितना है। ठीक है, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, और हमारे भारत का जो लिंगानुपात है वो कितना है इसका भी आप आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, है ना। एसएससी एमटीएस 2023 में थर्ड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दशक में भारतीय जनसंख्या में वृद्धि ऋणात्मक देखने को मिली है ना। देखिए 2023 में ही इवनिंग शिफ्ट में एमटीएस में ये क्वेश्चन आया है, अभी मैंने आपको डिस्कस कराया था। तो 2011 से 21 का जो टाइम पीरियड था इसमें ऋणात्मक वृद्धि दर हमें देखने को मिली, और अब कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि कितने % में ऋणात्मक वृद्धि दर हमें देखने को मिली थी, और सबसे अधिक दशकीय वृद्धि हमें किस वर्ष देखने को मिली है ना। जो भी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कमेंट में आंसर जरूर दीजिए। ठीक है, मैंने यहाँ पर काफ़ी मेहनत की है ये पूरा कंटेंट बनाने में, पीपीटी बनाने में, बिल्कुल फ्री में आपको पीपीटी भी दूंगा। इसके लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं कि वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, जो भी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ उसका आप आंसर दें। अगला क्वेश्चन है भारत की आधी आबादी सिर्फ 5 राज्यों में रहती है, निम्नलिखित में से कौन सा उन राज्यों में से एक है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य जो है टॉप 5 के अंतर्गत आता है। आपको पता है वो सबसे पहले उत्तर प्रदेश आ जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल, ये टॉप स्टेट हैं, तो ये टॉप 5 के अंतर्गत आता है। तो ऐसे घुमा के क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है, इसलिए मैंने बताया कि कम से कम टॉप 5 जो भी स्टेट हैं, चाहे आप लिटरेसी की बात करें, जनसंख्या की बात करें, सेक्स रेशो की बात करें, तो जरूर याद रखें क्योंकि घुमा के क्वेश्चन काफ़ी पूछते हैं, और ये एसएससी एमटीएस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है, लिटरेसी रेट सबसे कम है। तो दादर नागर हवेली जो है ना, इसकी लिटरेसी रेट सबसे कम है, आपको याद रखना है यदि हम यूटी की बात करें। ठीक है, एसएससी सीपीओ सेकेंड शिफ्ट में 2024 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व खाली स्थान था। ठीक है, भारत की जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो कितनी थी, तो मैंने आपको बताया था 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, और ये भारत का क्या है, जनसंख्या घनत्व है। एसएससी सीएचएसएल 2024 थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में एसटी की जनसंख्या सर्वाधिक है, शेड्यूल ट्राइब की। तो अभी मैंने बताया था जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर लगभग 21% के समथिंग पॉपुलेशन रहती है एसटी की, शेड्यूल ट्राइब की, जिसको हम अनुसूचित जनजाति बोलते हैं, है ना। अब कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि एससी की जनसंख्या सर्वाधिक किस राज्य में हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ पीवाईक्यूज भी डिस्कस कराए हैं, ज़्यादातर मैंने क्वेश्चन 2024 के ही लिए थे, है ना, ताकि आपको समझ में आए कि लेटेस्ट में अलग अलग जो एसएससी के एग्ज़ाम हैं इसमें किस प्रकार का ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चन का। जो भी मैंने आपको कंटेंट दिया है वो बहुत अच्छा कंटेंट देने की कोशिश की है। बाकी और भी कुछ कंटेंट मैं आपको पीडीएफ के थ्रू दे दूंगा, तो वो आप पढ़ सकते हैं। पीडीएफ यदि आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे जो अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं, ताकि आपको और भी अपडेट मिलती रहे। ठीक है, देखिए वीडियो यदि पसंद आता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और एक कोई अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं। यदि आपके कोई सजेशंस हैं वीडियो को लेकर के तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, तो मुलाकात होगी अगले बेहतर लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।